मुख्तसर ये है कि लड़ाई का एक पहलू खत्म हो गया है और उस पहलू के अंदर हमने देखा है कि ईरान पूरी तरीके से जीत गया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जीत गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहां से कि सब जानते हैं 20% ऑफ द ऑयल एंड गैस जाता है दुनिया का, वो उनके पूरे कंट्रोल में है। तो वो उनकी एक जीत हो गई। दूसरा ये है कि उन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई है वो कुछ ऐसी है कि सब कुछ अंडरग्राउंड है, और जिसको बहुत संक्षिप्त में कहा जाता है, उनकी रणनीति है कि हमें मिसाइल और ड्रोन की डोमिनेंस, मतलब हम इन दोनों एरियाज में बहुत ज्यादा हों दुश्मन से, और उनके पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी है। तो ये एक दौर खत्म हो गया है जो पूरी तरीके से ईरान के हक में चला गया है। इसीलिए हमने देखा कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ईरान की जीत हुई है। तो वो 15 पॉइंट प्लान दिया है ईरान को पाकिस्तान के थ्रू, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो जीती हुई साइड होती है वो देती है अपना प्लान, ना कि वो साइड जो नहीं जीती है। तो पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान मीडिएटर है। तो अब ईरानियों ने भी अपना 5 पॉइंट का प्लान जो है वो अमेरिका को दे दिया है, और उस 5 पॉइंट्स में जो खास 3 बातें हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती हैं, जो एक जीती हुई पार्टी ही कर सकती है। और वो 3 बातें ये है, एक तो वो ये कह रहे हैं हमारा जितना नुकसान हुआ है इस लड़ाई में, जो हमारा मटेरियल नुकसान हुआ है, ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट है, आप उन सबको कॉम्पेंसेट करिएगा। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो इजराइल है, जो बिल्कुल बेनफा है, कंट्रोल में नहीं है अमेरिका के, आप उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि इजराइल अभी भी लड़ाई करना चाहता है और कर रहा है। ये उनकी दूसरी डिमांड है। तीसरी उनकी जो डिमांड जो बहुत अहम है वो ये है कि जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान जंग का पहला मरहला बड़े धड़ल्ले से जीत चुका है। कोई उसकी मर्जी के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर सकता। दोस्तों $50,000 एक जहाज से लिए जा रहे हैं, और वो जहाज जो फ्रेंडली कंट्री है यानी पाकिस्तान के जहाज गुजरेगा तो उससे $50,000 लिए जाएंगे। अगर फ्रेंडली नहीं है यानी इसराइल और अमेरिका, उनके जहाज तो वहां से गुजर ही नहीं रहे हैं, गुजर रहे हैं, उन पर ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, और तकरीबन 122 जहाजों पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि 24 के करीब जहाज डूब चुके हैं, जिनमें अमले को बचाया जा चुका था, लेकिन वहां पर जहाज को नहीं बचाया जा सका। और दोस्तों ईरान इस जंग ऐसे अंदाज में लड़ रहा है कि उम्मीद थी जहां पर अमेरिका और इसराइल का पता चल रहा है वहीं पर ठुकाई की जा रही है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है। वो तकरीबन ये चाहते हैं कि ये अब स्टेट ऑफ ईरान बन जाएगा, ये हमारी सॉवरेनिटी में आ जाएगा। हम तय करेंगे कि यहाँ से कौन से टैंकर क्या जा सकता है, हम तय करेंगे यहाँ पर क्या टैक्स लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। हम तय करेंगे कि यहाँ पे पेट्रो डॉलर में ट्रेड होगा कि पेट्रो युआन में होगा। कहने का मतलब ये है, जब आपकी सॉवरेनिटी में आपके पास कोई चीज होती है तो फिर आप ही तय करते हैं क्या होगा। तो मैंने कहा ये पहली फेज खत्म हो गई है। अब जो है अमेरिकन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आज उनके सामने ये है कि वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। छोड़ के जाने का मतलब ये है कि ईरान का कब्जा रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिका की प्रेस्टीज का और दुनिया में बहुत ज़्यादा होगा। तो अब कुछ बातचीत चल रही है कि हम कुछ लिमिटेड फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस को, एयरबॉर्न फोर्सेस को अब हम लाएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मेरी बातचीत चल रही है ईरान के साथ। ईरान ने कह दिया है कोई बातचीत नहीं चल रही। तो उन्होंने खैर फिलहाल जो उन्होंने 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम दिया था उसको अब उन्होंने आगे खिसका के 10 अप्रैल तक का कर दिया है। तो अब 10 अप्रैल के बाद जो है वो कहते हैं कि अगर हमारा अल्टीमेटम ये होना चाहिए पूरा जो हमने बताया है, नहीं तो हम आपके पावर प्लांट्स वगैरह पे अटैक करेंगे। पर जैसे देखा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो रिलायबल प्रेसिडेंट नहीं है, वो अक्सर झूठ बोलते हैं। तो अब क्योंकि जब उनकी आ जाती हैं स्पेशल फोर्सेस पूरी जो आ गई हैं तकरीबन, तो अभी देखना पड़ेगा वो अगला एक्शन क्या लेते हैं। परवीन जी, जब हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं इस्लामाबाद में
डायलॉग का सिलसिला जारी है। सऊदी अरबिया के जो फॉरेनर हैं, कल की खबर थी कि शहबाज शरीफ ने 1 घंटे तक तो आपको लगता है कि इस बातचीत का कोई निकलेगा? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। पर ये अच्छी बात है कि उनकी बातचीत हुई है ईरान के प्रेसिडेंट के साथ। बाकी ये जो 3 प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, इजिप्ट, तुर्की, ये कोई मतलब खास प्लेयर्स हैं नहीं इस गेम में। जो गेम के प्लेयर्स हैं वो अमेरिका है, और अमेरिका ने कहा है कि हमारी मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है। दूसरा जो है वो ईरान है, तो ईरान जो है उनसे उनकी बातचीत हुई है 1 घंटा जैसे आप बता रहे हैं। और बाकी जो 2 प्लेयर्स हैं वो चाइना और रशिया हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे। अब इससे हल क्या निकलेगा वो यहाँ तय नहीं होगा। मीडिएशन वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आज अगर कोई भी मुल्क इस चीज की मीडिएशन कर सकता है, अगर कोशिश भी कर सकता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। बिल्कुल। इस हमला के पीछे जैसा कि कहा जा रहा है कि इसराइल की वजह से इस जंग में आए, अमेरिका का अपना कुछ हदफ नहीं, आपको क्या लगता है सच्चा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कई अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, क्योंकि इजराइल अकेले जो है वो ईरान से नहीं लड़ सकता है। इजराइल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मैं अमेरिका को इस जंग में शामिल कर लूं, तो वो उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स रहे होंगे। पर जो फैक्टर हमें सामने दिखाई दे रहा है वो यही है कि दिसंबर के महीने में नेतन्याहू प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले थे अमेरिका में 1-2 बार, और दोनों को उन्होंने बताया था ट्रंप को कि देखिए, जैसे वेनेजुएला में हमने ऑपरेशन किया था, अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा दें तो बाकी सब कुछ हमारी गोदी में आ जाएगा। तो इनको भी लगा कि चलिए शायद गोदी में आ जाएगा, पर मैं समझता हूँ ये कोई खास बड़ा फैक्टर नहीं है। कुछ और भी फैक्टर रहे होंगे जिसके बारे में लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि अमेरिका में इजराइल लॉबी बहुत स्ट्रांग है। कहा जाता है कि जो अमेरिका की पॉलिसीज है मिडिल ईस्ट के लिए, जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं, वो इजराइल तय करता है। तो उसमें भी सच्चाई है, और कुछ वो और बातें भी हो रही है एप्स्टीन फाइल्स के बारे में। तो अब क्या है बात वो कहना मुश्किल है, पर ये बात तय है कि अभी जब वो ले आया है प्रेसिडेंट ट्रंप को इस लड़ाई में, अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको पॉज दिया है लड़ाई को, नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अमेरिका तय नहीं करेगा कि इजराइल कब लड़ाई को बंद करेगा, हम लड़ाई बंद नहीं करेंगे। ये जो वेस्ट एशिया है, खासतौर पर जिसको ईस्ट कहा जाता है, इसका फ्यूचर अब क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह पूरी दुनिया का ताल्लुक इस फीसद वहां से है, खासतौर पर जो गल्फ के देश है उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है स्टेट ऑफ, और अब ईरान कह रहा है कि उस पर हमारा कंट्रोल रहेगा। अब तक तो था टैक्स लगा, तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा, इन मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये जो वेस्ट एशिया है ये एक बहुत ही अहम इलाका है, क्योंकि इसका असर ऑलरेडी पड़ रहा है दुनिया के ऊपर, दुनिया की इकोनॉमी पर, ऑयल पर, गैस पर, फ्यूल पे, फर्टिलाइजर्स पे, पेट्रोकेमिकल्स पे, हर जगह फर्क पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से, जैसे आप जानते हैं, इतना तेल जाता है, गैस जाता है, फर्टिलाइजर जाता है। तो अगर ये अब जैसे ईरान के कब्जे में है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ईरान के कब्जे से कोई खींच सकता है। मेरे हिसाब से अभी अमेरिका को जो अपनी हार कबूल करनी पड़ेगी और ईरान से बात करनी पड़ेगी कि अब हम किस तरीके से आगे चलें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि मेन मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो अब ये अगर, जैसे मैंने आपसे बताया, ईरान के पास रहता है, तो इससे ये रीजन नहीं, पूरी जियोपॉलिटिक्स दुनिया की बदल जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि आज दुनिया यूनिपोलर नहीं है। यूनिपोलर का मतलब सिर्फ एक बड़ी ताकत अमेरिका नहीं है। आज दुनिया मल्टीपोलर है, जिसमें 3 बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो अमेरिका है, रशिया है, चाइना है। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ईरान के पीछे 2 बड़ी शक्तियां खड़ी हैं, चाइना और रशिया। तो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो इस एरिया से बदलेगी। इस एरिया की अहमियत ये है क्योंकि ये वो एरिया है जहां पहली बार मल्टीपोलर वर्ल्ड में अमेरिका डायरेक्टली किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। क्या इस जंग में रूस और चीन खुलकर है ईरान के साथ? क्योंकि देखा जा रहा है कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा मजबूत नहीं है, और इसराइल टारगेट किलिंग करने में लगातार कामयाब हो रहा है ईरान में, और ईरान का जो फाइटर प्लेन है वो भी कोई ज्यादा अगर रूस और चीन सपोर्ट रहता
तो शायद ईरान की कमजोर न रहती। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा था, ये सोच बदलनी है। आप ही नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ये पूरी सोच बदलनी चाहिए कि 21वीं सदी की लड़ाई 20वीं सदी की लड़ाई नहीं है। 20वीं सदी की लड़ाई में होता है हवाई जहाज, उसमें होता है बहुत सारे टैंक्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, बड़े बड़े जहाज हो। ये दूसरी लड़ाई है जहाँ पे कि स्पेस होती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना लड़ाई नहीं हो सकती। उन चीजों में आज जो है चाइना पूरी तरीके से साथ खड़ा है ईरान के, रशिया पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है। मिसाल के तौर पे आप जाइएगा ऑपरेशन सिंदूर में। जी। ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे एक जनरल थे, उन्होंने ये कबूल किया था जब ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था कि पाकिस्तान की साइड को हमारी साइड की पूरी जानकारी थी, विजिबिलिटी थी, उनको पता था कि हमारी कौन सी चीज कहाँ है। तो इसको लड़ाई कहते हैं आज, इसको हम बोलते हैं कैपेबिलिटीज। ये प्लेटफॉर्म की लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे बताया, ये हवाई जहाज की लड़ाई नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये जो दो मुल्क हैं, ईरान और इजराइल, इनके बीच का डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर में अगर आपको हवाई जहाज ले जाना है और फिर उसको वापस लाना है, उसको अपने मिशन भी करने हैं, तो उसके लिए उसको रिफ्यूलर्स चाहिए होते हैं, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट। जबकि आप मिसाइल में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इन्होंने क्या किया है, जिसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, इन्होंने फोकस रखा है ईरान ने अपनी, जैसे मैंने बताया, मिसाइल्स की और ड्रोन्स की डोमिनेंस। और जहां तक चीन और रशिया का सवाल है, जितनी वो उनको मदद कर रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा मदद है। ये हवाई जहाजों से मदद नहीं होती है। ये बात हमारे जितने भी एनालिस्ट हैं उनको ये समझनी पड़ेगी कि अमेरिका आज उसके पास 20वीं सदी लड़ाई की काबिलियत है, ईरान 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहा है। ये सबसे बड़ा फर्क समझने की कोशिश। नहीं, आपने एक बड़ी बात बताई कि 21वीं सदी में लड़ाई का तरीका बदल गया है और 21 की जो लड़ाई है मिसाइल की, उसमें ईरान आ गया, अमेरिका भी। अभी जो कल से खबर आई है कि यूक्रेन के मिडिल ईस्ट का दौरा किया और उनका मायदा हुआ, क्योंकि अब तक इनको जंग महंगी लग रही थी कि एक ड्रोन जो $20,000 का है उसको एक्सेप्ट करने के लिए इनका $1 मिलियन का मिसाइल जा रहा था। तो अब यूक्रेन ने अब दी है, तो क्या इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा था अमेरिका का या गल्फ के देशों का कम होगा और अंदाजा है लड़ाई लंबेगी या ये कोशिश कामयाब नहीं होगी? देखिए, ये कहना अभी गलत होगा। ये बिल्कुल अभी मतलब तय नहीं कर सकते आप ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी कि नहीं होगी। पर ये कहा जा सकता है कि ये जो लड़ाई है, यूक्रेन की लड़ाई के कंपैरिजन में हर जगह ये लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई हो रही है क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। ये लड़ाई हो रही है अमेरिकन बेसेस में जो जीसीसी कंट्रीज में है। और ये लड़ाई बहुत तेजी से, जिसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी वॉरफेयर, वो हो रही है और हर जगह हो रही है। तो ये कहना अभी कि अब वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस लाएंगे नहीं लाएंगे, ये हमें मालूम नहीं है। अब ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना कि आप मेरे से ड्रोन ले लीजिए, क्योंकि उनकी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितने उनके पास उनको सामान दिया था अमेरिका ने, अब अमेरिका उनको सामान देना बंद कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को अपनी लड़ाई लड़नी है। और अमेरिका के पास वॉर टाइम प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, लड़ाई के टाइम की काबिलियत प्रोड्यूस करने की वो नहीं है, जो कि रशिया के पास है, जो कि चाइना के पास है। तो ज़ेलेंस्की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी लड़ाई ना हार जाऊं, इसलिए वो यहाँ पे आके बता रहे हैं। पर देखिए, बोलना और फिर काम होना, उसका इस्तेमाल करना, इस सब में टाइम लगता है, ये अचानक नहीं हो जाता। तो इस पे निर्भर करेगा कि ग्राउंड फोर्सेस आती हैं नहीं आती हैं। जैसे मैंने कहा, एक फेज लड़ाई का खत्म हो चुका है जिसमें अमेरिका की शिकस्त हो चुकी है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है, वो तय करेंगे दूसरी फेज मुझे करनी है नहीं करनी है, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें फिर ज़ेलेंस्की का रोल हो सकता है, पर उसमें वक्त लगेगा। इंडिया इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे क्राइसिस में किसके साथ इंडिया अभी? देखिए, इंडिया जो है वो पहले से ही सबको मालूम था। इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है
और ये भी मालूम था इंडिया की पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ी हुई है। पर हुआ क्या है कि 25 फरवरी को 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई है, 25 को प्रधानमंत्री मोदी चले गए इजराइल। तो जब आप ऐसे वक्त इजराइल जाते हैं जहां पे कि दुनिया को दिख रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने जहाज और बाकी सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप लड़ाई में एक साइड के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब आप न्यूट्रल नहीं रहते। अगर आप अपनी एक साइड तय कर लें लड़ाई से कुछ पहले, तो आप न्यूट्रल तो रहे नहीं। तो अब सवाल ये है, आपका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। आप यही कर सकते हैं जो कि हो रहा है कि जयशंकर और प्रधानमंत्री जो है वो जीसीसी के कभी कतर से बात कर लेते हैं और या कभी सऊदी के प्रिंस से बात कर लेते हैं। इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है इस लड़ाई में, इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है। और ये सब जो है निर्भर कर रहे हैं अपने कि हम रहें ऑन द अमेरिकन मिलिट्री पावर। तो इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी, गलत फॉरेन पॉलिसी होने के कारण हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इंडिया का ईरान से अच्छा रिश्ता था, इधर एक सालों में धीरे धीरे तब्दीली आई। तो जंग के दौरान इसराइल से रिश्ता बढ़ा के रखना, पहली मर्तबा पीएम मोदी ने 13 मार्च को बात की ईरान के, ट्विटर पर था कि कंडम का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। तो ईरान से बातचीत करने में देरी क्यों हुई भारत सरकार? मैं वही आपसे कह रहा हूं कि हमने अपनी साइड चुन ली है। इसीलिए जब उनके सुप्रीम लीडर की भी हत्या हुई थी, अली खमेनी साहब की, अभी तक हमारे यहाँ से किसी ने उसके ऊपर अफसोस जाहिर नहीं किया है। और वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अली खमेनी जो है वो शिया के लीडर नहीं थे, वो पूरे इस्लामिक उम्मा है, वो उनके लीडर। तो इसमें, और ये ईरान इन बातों को समझता है। ईरान एक बहुत सुलझा हुआ देश है, अक्लमंद लोग हैं, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। तो वो ये सब बात समझते हैं। पर वो ये भी समझते हैं कि ठीक है, इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, पर इंडिया हमारे साथ नहीं है। वो इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके। तो अभी जो है आगे चल के पता चलेगा। इस जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, ये लड़ाई कैसे खत्म होगी, उसके बाद तय होगा कि इंडिया की प्रेसिडेंसी कैसे लगेगी। ब्रिक्स की इस साल हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो मेरे हिसाब से हमारी प्रेसिडेंसी अच्छी नहीं हो सकती। बट ईरान ने तो इंडिया का साथ दिया, जैसे इंडिया के जो टैंक